स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट जीके के बारे में 26 नवंबर 2022 से लेकर 3 दिसंबर 2022 तक। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च की ई कोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी पहल। जो इस पहल हैं, ये जो एक प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य है न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता व त्वरित कार्यवाही करना। और इसके लिए कुछ तीन चार चीज़ें रिलीज़ की गई हैं। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, लोग जिला कोर्ट की वेबसाइट पर किसी भी वर्चुअल जस्टिस क्लॉक देख सकते हैं। और ये जो घोषणा हुई है, ये एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है वो 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन पीएम ने की है। सेकंड, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो जज हैं वो लंबित मामलों व उनके निपटारे की निगरानी कर सकते हैं। यानी कोई भी केस कोर्ट में चल रहा है, उस पर क्या कार्यवाही हुई है अभी तक या किस स्टेज तक पहुंचा है वो केस, उसकी निगरानी वो इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। फिर है डिजिटल कोर्ट, कोर्ट का रिकॉर्ड जो है टोटली डिजिटल रूप में रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक वेबसाइट जारी की गई है स्वास SWAAS स्वास वेबसाइट। इसमें जिला कोर्ट की जानकारी और सेवाओं को प्रकाशित करने हेतु ये वेबसाइट जारी की गई है। और इन सब के द्वारा पीएम ने ये भी घोषणा की है कि इससे जो हैं वो टेक्नोलॉजी के द्वारा एक तरीके के न्याय प्रक्रिया को आसान बनाना उनका मकसद है। और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़। अगला बिंदु है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो नालसा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नालसा की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 1995 यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा है, उसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 नालसा एक्ट 1987 के तहत की गई है। और जो इसका मोटो है वो ये है कि न्याय सबके लिए, यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मोटो क्या है, न्याय सबके लिए। अगला बिंदु है दोस्तों, इसरो ने महासागरों के अध्ययन और चक्रवातों पर नजर रखने हेतु EOS 06 यानी ओशनसैट 3 सहित 9 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है। भारत में ये जो कार्य है वो इसरो कर रहा है और महासागरों के अध्ययन को आसान करने के लिए और चक्रवातों से एक तरीके से संकट का सामना करना पड़ रहा हमारे देश को, तो उसकी पूरी जानकारी इन उपग्रहों के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। जिस रॉकेट से इनको लॉन्च किया गया है PSLV 54, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इनको लॉन्च किया गया है। और जो इसरो की स्थापना है वो 1969 में हुई है, 1969। गणतंत्र दिवस 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में हमारे देश के जो PM मोदी जी ने इनको न्योता दिया और इन्होंने आधिकारिक रूप से उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस प्रकार से 2023 में जो गणतंत्र दिवस होगा उनके मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। और विशेष बात ये है कि इस वर्ष दोनों देशों का जो राजनीतिक संबंधों की जो है वो 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। तो इस तरह से गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ये रहने वाले हैं। अगला बिंदु है ऑस्ट्रा हिंद 22 यानी 2022 में ये एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया का। 28 नवंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक ये संयुक्त युद्ध अभ्यास होगा। स्थान महाजन फायरिंग रेंज जो राजस्थान के बीकानेर में है। यहाँ पे इस संयुक्त युद्ध अभ्यास का जो मकसद है वो ये है कि सकारात्मक सैन्य संबंध बढ़ाना,
और बेहतरीन सैन्य कार्य प्रणालियों को अपना के जो रक्षा पद्धति है उसको मजबूती प्रदान करना। अगला बिंदु है दृष्टिहीन होने के बावजूद जलवायु परिवर्तन के खिलाफ छेड़ी मुहिम। ये एक व्यक्ति हैं तमिलनाडु के वेलाचेरी स्थान के CS वीरराघवन। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाने हेतु वृक्षारोपण हेतु एक मुहिम चलाई है, एक अभियान चलाया है। उनका जो NGO है वो ग्रीन वॉइस ग्लोबल करके एक NGO है। इसके द्वारा अब तक इन्होंने लगभग 1.5 लाख पौधे लगा चुके हैं। तो ये बहुत ही अपना आप में एक सराहनीय कार्य है, एक दृष्टांत है लोगों के लिए। तो इस तरह से सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं कि एक दृष्टिहीन होने के बावजूद दुनिया को एक संदेश देने का एक कार्य इन्होंने किया है कि उस व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है, उनके NGO का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ओबियांग बने इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति। लगातार ये 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं। 1979 से ये गिनी के राष्ट्रपति हैं और इनके नाम विश्व का रिकॉर्ड बन चुका है कि ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले व्यक्ति हैं। 1979 में इन्होंने अपने जो चाचा थे उनका तख्ता पलट करके सत्ता प्राप्त की थी और तब से लेके वर्तमान 2022 तक ये सत्ता में बने हुए हैं। अगला है ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के मारे। ये अब तक का एक अनूठा रिकॉर्ड है। 6 छक्के हमने बहुत बार सुना है, लेकिन 7 छक्के। तो देखिए हुआ यूं कि महाराष्ट्र और UP के बीच में मैच चल रहा था विजय हजारे ट्रॉफी में, जो एक दिवसीय क्रिकेट मैच है। उसमें बैटिंग कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ जो महाराष्ट्र के बल्लेबाज है, और गेंदबाजी कर रहे थे स्पिनर शिवा सिंह UP से। तो एक उन्होंने नो बॉल डाल दी। तो इस तरह से कुल 7 गेंदें फेंकनी पड़ी और एक ओवर में 43 रन बनी। तो ये अपना आप एक विश्व रिकॉर्ड है। तो ये पूछा जा सकता है कि क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स से भी अच्छे सवाल बनते हैं, तो एक ओवर में 7 छक्के मारने का रिकॉर्ड किनके नाम दर्ज हुआ है? ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख अभी बने हैं सैयद आसिम मुनीर। सैयद आसिम मुनीर, कार्यकाल इनका 3 वर्ष के लगभग होगा। ये 17वें सेना प्रमुख हैं पाकिस्तान के। इन्होंने कमर जावेद बाजवा का स्थान लिया है 29 नवंबर को, जो रिटायर्ड हुए थे। और जो मुनीर हैं ये सेना प्रमुख बनने से पहले ISI जो पाकिस्तान की जो एक खुफिया एजेंसी है उसके भी हेड रह चुके हैं। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस उसके भी हेड रह चुके हैं। और पाकिस्तान का जो आर्मी का हेड क्वार्टर है वो रावलपिंडी में है। इस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शाहबाज शरीफ, तो इनकी नियुक्ति को लेके इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने काफ़ी विरोध किया था कि पहले चुनाव करवाए जाएं। तो काफ़ी विवादों में रहा है पाकिस्तान में जो हालिया घटनाक्रम है। नेक्स्ट है चीन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। कारण क्या है कि कोरोना वायरस के कारण जो हद से ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं चाइना में, उनके खिलाफ अब लोग सड़कों पे उतर आए हैं। ये विशेष बात इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, एक ही पार्टी का शासन है, लोगों को विरोध करने नहीं दिया जाता है। उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। इससे पहले ऐसा विरोध 1989 में हुआ था। जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके त्यागपत्र की भी डिमांड की जा रही है। हाल ही में इन्होंने 3रा टर्म लिया है, 3री बार महासचिव बने हैं पार्टी के। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। नेक्स्ट है CM अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना व निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ किया। यहाँ पे 2 योजनाएं उन्होंने चालू की हैं। एक है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उन्हें सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया जाएगा स्कूल में। और लगभग इससे 67 लाख बच्चे जो हैं वो लाभान्वित होंगे। और दूसरी जो योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, जिसके तहत कक्षा 1 से 12 सभी विद्यार्थियों को जो हैं वो यूनिफॉर्म दी जाएगी। और सिलवाई के लिए भी 200 रुपये उनके जन आधार जिनका अटैच हैं उनके अकाउंट में ये राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। फोर्ब्स की सबसे अमीर 100 लोगों की जो भारतीयों की सूची है उनमें गौतम अडानी टॉप पर हैं। यानी इस तरह से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन चुके हैं।
ये जो लिस्ट हैं वो फोर्ब्स ने जारी की हैं। फोर्ब्स के अनुसार गौतम अडानी की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 150 अरब डॉलर हैं। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल इस लिस्ट में हैं, जिनके नाम लगभग 16.4 अरब डॉलर ओपी जिंदल ग्रुप से हैं वो सावित्री जिंदल। नेक्स्ट है विस्तारा एयरलाइंस का मार्च 2024 तक एयर इंडिया में होगा विलय। जो एयर इंडिया का स्वामित्व है वो टाटा सन्स के पास में है और विस्तारा एयरलाइंस में टाटा सन्स व सिंगापुर एयरलाइंस दोनों की हिस्सेदारी है। 2024 तक इनका विलय हो जाएगा। आरबीआई ने हाल ही में एक घोषणा की है, 1 दिसंबर 2022 को ई रुपए यानी डिजिटल वॉलेट को उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया है। इन शहरों में जैसे कि मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, इनमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया है और ये इनका प्रयास सफल रहता तो भारत के अलग अलग हिस्सों में बाद में स्टेप बाय स्टेप भी लागू किया जाएगा। अगला है बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। 1 दिसंबर बीएसएफ डे। इसकी जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे के.एफ. रुस्तम जी। जब इनकी स्थापना हुई थी इसमें 25 बटालियन थी। वर्तमान में 193 बटालियन हैं। बीएसएफ का जो पूरा नाम है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 29 दिसंबर 2022 को लागू होगा। इस पे हस्ताक्षर जो हैं वो पहले ही हो चुके हैं इस साल के प्रारंभ में 2 अप्रैल 2022 को। इससे जो व्यापार में जो प्रतिबंध, अनावश्यक प्रतिबंध होते हैं किसी एक देश की सीमा के भीतर किसी अन्य देश के लिए, उनमें शिथिलता प्रदान की जाती है। चार लोगों को 2022 का रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इसे एशिया के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में जो सहयोग है, जैसे पत्रकारिता है, लेखन के क्षेत्र में है, राजकीय सेवा में सराहनीय सहयोग रहा है, तो ऐसे क्षेत्र में इनको दिया जाता है। और ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है 1958 से। तो 2022 में ये 4 लोगों को दिया गया है। तदाशी हतोरी जापान से हैं, गैरी वेनचेग्यू इंडोनेशिया के हैं, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस, सोथियारा चिम कंबोडिया। इन 4 लोगों को रमन मैग्सेसे अवार्ड हाल ही में दिया गया है। फिलीपींस के मनीला में एक समारोह के अवार्ड में इनको ये अवार्ड दिए गए हैं। आखिरी बिंदु है टेस्ट क्रिकेट का नया रिकॉर्ड। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट में पहले ही दिन 75 ओवर में 506 रन बना डाले हैं। जो टेस्ट के क्रिकेट के प्रारूप है, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई, T20, अभी हाल ही में T10 भी देखा जा रहा है, तो एक पुराना होता एक फॉर्मेट में एक तरह का नया रिकॉर्ड बना है। काफ़ी लगभग 110 साल पुराना एक रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि इससे पहले एक ही दिन में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 494 रन बनाए। तो एक तरीके से ये विश्व रिकॉर्ड टूटा है हाल ही में। अभी इंग्लैंड की जो टीम है वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं और रावलपिंडी में टेस्ट के पहले ही दिन ये रिकॉर्ड किया और लगभग 4 बल्लेबाज जो हैं इंग्लैंड टीम के, उन्होंने सेंचुरी की थी डे फर्स्ट में ही। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी जाके आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।